हेलो दोस्तों, वेलकम इन शुभम क्लासेस। मैंने जो चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 10th का, उसमें बताया था कि जो क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे और साथ में जो टॉपिक होगा उसको भी क्लियर करते चलेंगे। तो सिर्फ टॉपिक नहीं, उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आज का जो टॉपिक है जैव प्रक्रम का ही टॉपिक है। और पहले हम लोग जो पढ़े थे वो कितने टॉपिक पढ़े थे? 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? एक पोषण पढ़े थे और दूसरा हम लोग पढ़े थे पाचन। आज का जो टॉपिक है वो है श्वसन, जिसको रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो श्वसन है क्या, श्वसन कितने प्रकार का है और श्वसन के श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में धीरे धीरे हम जानेंगे। इसके अलावा 2 टॉपिक और बचता है आपका, परिसंचरण, और लास्ट जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। तो 2 टॉपिक को खत्म किया जाएगा। पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग, श्वसन है क्या। देखिए, पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे कि ऊर्जा प्राप्ति होती है। जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन क्या, भोजन सिर्फ खाने के लिए तो खाते नहीं है। भोजन क्या है? ऊर्जा देता है, हमारी बॉडी में जाके, शरीर में जाके ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो ऊर्जा प्रदान करता है यानी भोजन का जो विखंडन होता है, टूटना होता है भोजन का, उसी को हम लोग नाम क्या दे देते हैं? कोशिकीय श्वसन। ठीक है, फिर से समझ जाइए, भोजन का विखंडित होकर ऊर्जा प्रदान करना ही श्वसन कहलाता है। अब श्वसन के जो श्वसन अंग होते हैं वो क्या होते हैं? अगर हम जलीय जीव में देखें तो गिल्स नाम होता है, गलफड़े जिसको बोलते हैं, वो होता है जलीय जीव में श्वसन अंग। लेकिन अगर हम एक इंसान की बात करते हैं तो उसमें जो होता है फेफड़ा, जिसको फुफ्फुस बोलते हैं, फुफ्फुस जो होता है वो हम फेफड़े को बोलते हैं। तो ये जो होता है वो श्वसन अंग होता है किसमें? मानव में। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग एक फिगर जो मैंने ड्रॉ किया है। ये है इंसान का मुख से ये जो नीचे की तरफ जा रहा है ग्रसनी बोलते हैं, और मुख और ग्रसनी के बीच में नासा द्वार होता है यानी कि आपका नाक होता है। यहाँ से ग्रसनी से थोड़ा नीचे जाइएगा तो कंठ होता है। कंठ के नीचे श्वास नली होती है, और श्वास नली ये 2 पार्ट में जाती है, जहाँ पे कि 2 फेफड़े लगे होते हैं। एक फेफड़े में आपको दिख रहा है कुपिका कोश, जिसमें कि वायु कोश मतलब वायु भरी होती है। कुछ पसलियां होती हैं, ये पसलियां आगे चल के पढ़ेंगे भी पसलियों के बारे में। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे कि पहले नाक से सांस लिया जाता है और वो धीरे धीरे यहाँ फेफड़े तक आता है। फेफड़े में आने के बाद रक्त को साफ करता है और ये धीरे धीरे कोशिका में पहुंचता रहता है। तो ये एक पूरा एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को समझने के लिए हम और आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, श्वसन तंत्र है जहाँ से कि स्टार्टिंग होती है किसका? श्वसन का। तो श्वसन सबसे पहले नासा द्वारा ऑक्सीजन को लिया जाता है। ऑक्सीजन ग्रसनी में पहुंचता है, ग्रसनी के बाद कंठ में पहुंचता है, कंठ के बाद श्वास नली में जाता है, और श्वास नली से वो श्वसनी में पहुंचता है। ठीक है, श्वसनी में जाने के बाद ये श्वासनिका में पहुंचता है। श्वासनिका जो होता है वायु कोश होते हैं, जहाँ पे इकट्ठा रहता है वायु, और ये धीरे धीरे फुफ्फुस यानी फेफड़ों में पहुंचता है। फेफड़ों में पहुंचने के बाद कुपिका कोश में पहुंचता है, और लास्ट में ये जो होता है रुधिर, कुपिका कोश द्वारा पूरे रुधिर वाहिकाओं द्वारा पूरे शरीर में इसका संचरण यानी कि ऊर्जा प्राप्ति हो जाती है, और ऊर्जा जो है पूरे शरीर में यूज होने लगता है। तो ये पूरा प्रोसेस किसका है? श्वसन का है। अब श्वसन होता कितने प्रकार का है, ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होगा आपका वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। अब देखिए, नाम से ही लग रहा है वायवीय मतलब क्या? वायु की उपस्थिति होगी, और वायु का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? ऑक्सीजन। तो जब किसी भी श्वसन में वायु की उपस्थिति होती है, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन पूर्ण होती है, श्वसन प्रक्रिया पूर्ण होती है, उसको हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन प्रक्रिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? वायवीय श्वसन प्रक्रिया में लगभग 36 एटीपी का निर्माण होता है। 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण। एटीपी का फुल फॉर्म देख लीजिए, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। जो एटीपी होता है वो ऊर्जा का एक रूप होता है। कभी भी बॉडी में जो ऊर्जा बनती है, शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण होता है, वो हमेशा एटीपी के रूप में ही एकत्रित रहता है। तो हमारी जो वायवीय श्वसन है उसके दौरान
36 एटीपी ऊर्जा बनता है। और अगर हम बात करते हैं अवायवीय श्वसन की, तो अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें होता क्या है कि अगर आप एक नाम जाने होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं किण्वन, तो किण्वन की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी अवायवीय श्वसन में आती है, क्योंकि किण्वन में होता क्या है, चीजें सड़ती हैं और चीजें कब सड़ेंगी, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। और बाकी जो हम लोग श्वसन करते हैं वो क्या होता है, वायवीय श्वसन में आता है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये 2 प्रकार थे श्वसन के। इसके अलावा कुछ टॉपिक हैं जिनको देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो आगे देख लेते हैं हम लोग। अगर देखें तो मानव में श्वसन प्रक्रिया कितने टाइप से हो सकता है, तो 2 टाइप हो सकता है। कौन कौन सा, अंतःश्वसन और उच्छ्वसन। अंतःश्वसन का मतलब होता है जब हम ऑक्सीजन लेते हैं नासाद्वार द्वारा, जब ऑक्सीजन को लेते हैं तो जब ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाता है तो जो वक्ष गुहा होता है वो बाहर की तरफ फैलता है। क्यों फैलता है, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर फेफड़े में भरती है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन भरेगी फेफड़ों में तो वक्ष गुहा बाहर की तरफ आएगा और पसलियां जो होंगी वो सिकुड़ेंगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अंतःश्वसन। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, जब हम लोग सांस बाहर की तरफ निकालते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उच्छ्वसन। और इसमें क्या होता है, इसमें पसलियां जो होंगी, पसलियां फैलेंगी, फैलती हैं। और जबकि अगर वक्ष गुहा की बात करते हैं तो वक्ष गुहा, वक्षीय गुहा क्या होगा, सिकुड़ेगा, सिकुड़ता है। तो ये जो हो गया, ये 2 प्रकार है मानव श्वसन के, जिसमें कि अंतःश्वसन है और उच्छ्वसन है। तो अब हम समझ लेते हैं श्वसन में कितनी चीजें पढ़े। पहली बात कि श्वसन जो होता है मुख्यतः 2 बातों पर निर्भर करता है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में और दूसरा अनुपस्थिति में, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, वायवीय और अवायवीय। दूसरी बात करते हैं, जो मानव श्वसन होता है वो 2 प्रकार का होता है, अंतःश्वसन और उच्छ्वसन। और जब हम बात करते हैं एक श्वसन प्रक्रिया की, तो ये मुख से यानी नासाद्वार से स्टार्ट होगा और फिर ये पूरी बॉडी में घूमते हुए कोशिकाओं द्वारा बाहर निर्मुक्त कर दिया जाता है। तो ये हो गई पूरी श्वसन की बात। अब इसके बाद बात होती है परिसंचरण की, क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें 5 चीजें हैं जिसको हम लोग पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम में। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, पाचन, श्वसन हो गया आपका। अब जो चौथी बात है वो है परिसंचरण। तो हाँ, तो चलिए फिर आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट मैंने बोला है कि परिसंचरण समझाएंगे। तो परिसंचरण होता क्या है, ये हृदय के माध्यम से होता है, हृदय से ही, हृदय के द्वारा किया जाता है। होता क्या है कि हृदय हमारा एक पंप की तरह होता है, हमारा आपका सबका हृदय पंप की तरह होता है, और ये रुधिर को पूरे शरीर में जो पहुंचाना होता है, वहां से वापस रुधिर को फिर लाना होता है, ये सारे प्रोसेस, ये जो सारी प्रक्रिया है उसको हम लोग बोल देते हैं परिसंचरण। तो अगर हम परिसंचरण की बात करते हैं, परिसंचरण में मुख्यतः कौन कौन से अंग काम करते हैं देख लीजिए। पहला जो होता है हृदय होता है, दूसरा जो होता है वो रुधिर कणिकाएं होती हैं, और तीसरा जो होगा वो वाहन माध्यम, ठीक है। तो देखिए तीनों को समझ लेते हैं। पहला जो है हृदय, हृदय की संरचना मैंने बनाया है और भी समझाते भी हैं कि कैसे हृदय में एक जगह से दूसरी जगह रुधिर का ट्रांसफर या स्थानांतरण होता है और कैसे ये कार्य करता है, ये भी मैं समझाऊंगी। पहले देख लेते हैं हृदय। तो हृदय को वहां पे फिगर में अभी समझाते हैं, चलिए देख लेते हैं हृदय को। तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ पे आता है, फेफड़े में आता है, और फेफड़े से जब हम सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो होता है फेफड़ों में आता है, फेफड़ों से ये कहाँ जाता है, बाएं अलिंद में जाता है, और बाएं अलिंद में फिर ये रुधिर में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, मिल जाता है। फिर यहाँ से ये जो देखिए फेफड़े से बाएं अलिंद में ये किसके जरिए आता है, फुफ्फुसीय शिरा के जरिए। अब ध्यान दीजिएगा एक बात कि फुफ्फुसीय शिरा में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, जबकि फुफ्फुसीय धमनी में हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है,
ठीक है, अंतर यही है। अक्सर आपने पढ़ा है धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है और सिराओं में अशुद्ध, लेकिन जब फुफ्फुसीय धमनी और सिरा की बात आ जाती है तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, फुफ्फुसीय सिरा के जरिए कहाँ आता है, बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद से ये बाएं नीले में जाता है, फिर बाएं नीले से ये प्रमुख महाधमनी के द्वारा कहाँ पहुंचता है, शरीर के सभी अंगों में पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पे जो रुधिर होता है वो शुद्ध हो चुका होता है। तो ये शुद्ध रुधिर कहाँ पहुंचता है, शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, और जब शरीर द्वारा उनका ऑक्सीजन वहाँ पे अवशोषित कर लिया जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो होते हैं कि आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिल जाते हैं, तो वो फिर वहाँ से वापस कैसे प्रमुख सिरा के द्वारा कहाँ पहुँचता है, ये पहुँचता है कहाँ, दायां अलिंद में पहुँचता है। दायां अलिंद से फिर ये कहाँ पहुँचेगा, दायां नीले में पहुँचेगा, और दाएं नीले से जो रुधिर होगा वो फुफ्फुसीय धमनी मैंने बताया कि अशुद्ध रुधिर को इधर से उधर ले जाता है, मैंने बताया। तो ये जो दायां नीला है, ये फुफ्फुसीय धमनी जो होगा दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर को वापस कहाँ ले जाता है, फेफड़े में जाके फिर जब हम ऑक्सीजन लिए तो ऑक्सीजन मिक्स हो गया, फिर ये ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा, बाएं अलिंद में आएगा, बाएं से बाएं नीले में जाएगा, फिर से वो शुद्ध होगा, और फिर ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में घूमता रहेगा। ये प्रोसेस क्यों जरूरी है, सोच में एक बात आती है ना कि ये प्रोसेस क्यों जरूरी है, तो समझ जाइए ये प्रोसेस इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के होने में ऊर्जा प्राप्ति होती है। और ऊर्जा प्राप्ति होती है, अब जैसे हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, कूद रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये सारे प्रोसेस, ये जितनी भी आपकी क्रियाएं हैं, ये कैसे चलती हैं, ऊर्जा से ही तो चलती हैं। तो इस वजह से ये पूरा एक प्रोसेस है जो आरेख के जरिए समझाया है, ताकि आप आसानी से समझ सके कि ये जो परिसंचरण होता है, रक्त का जो स्थानांतरण हो रहा है, वो कैसे और कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो फेफड़े से शुरू करेंगे और फिर वापस फेफड़े तक ले जाएंगे, ये पूरा प्रोसेस है, हृदय की गतिविधि है। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं रुधिर कणिकाओं की। तो रुधिर कणिकाएं भी दो पार्ट में बढ़ जाती हैं। एक होता है ठोस अव्यय। इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसमें देख लीजिए आप क्या क्या बांटेंगे। लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा अगर हम देख लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, श्वेत रुधिर कणिकाएं, और तीसरा अगर हम देख लेंगे तो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे द्रवीय में तो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा। अब समझ जाइए, प्लाज्मा जो होता है 90% वाटर होता है, 90% इसमें जल होता है, और जल के अलावा जो बाकी 10% होता है उसमें ये जो 90% पूरे रुधिर का जो पूरा रुधिर है उसका 90% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, जिसमें कि जल उपस्थित होता है, और कुछ % जो होते हैं वो बाकी अवयव इसमें प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। बाकी जो बचा कुचा पार्ट होता है वो कौन होता है, प्लेटलेट्स होता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं और लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। अब समझ जाते हैं बात, लाल रुधिर कणिकाएं लाल क्यों दिखती हैं, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण दिखती हैं, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक वर्णक है जो कि लाल रुधिर कणिकाओं की लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, फिर लाल रुधिर कणिकाएं कितने दिन तक जिंदा रहती हैं, तो 120 दिन। कितने दिन, 120 दिन तक जिंदा रहती हैं। ये देखिए, लाल रुधिर कणिकाओं की बात हो गई, और लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा होती हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं लाल रुधिर कणिकाओं की तो 600:1, एक श्वेत रुधिर कणिका है तो 600 आपकी लाल रुधिर कणिकाएं हैं। ठीक है, इस वजह से जो हमारा शरीर है उसमें श्वेत वाला कम होता है और लाल वाला ज़्यादा होता है। अब श्वेत रुधिर कणिकाएं ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन जिंदा रहती हैं, जबकि लाल वाली 120 दिन जिंदा रहती हैं। प्लेटलेट्स, श्वेत वाला क्या, इसको हम लोग एक चीज़ और कहते हैं, प्रतिरक्षा, या हम लोग इसको बोल सकते हैं प्रतिरक्षा के लिए बहुत जरूरी है श्वेत रुधिर कणिकाएं, क्योंकि इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। तो ये हो गई श्वेत रुधिर कणिकाओं की बात। प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स वो
एक प्रोटीन होता है जो कि कहीं कट फट जाता है तो ये एक लेयर बनाता है, शरीर में एक लेयर बनाता है, जिसकी वजह से आपके जो शरीर में रुधिर उपस्थित है वो बाहर ना आ सके। तो प्लेटलेट्स एक प्रोटीन है जो कि ये तीनों मिलके और बाकी प्लाज्मा मिलके, ये चार मिलके क्या बनाते हैं, आपका रुधिर बनाते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस है रुधिर कणिकाओं का। अब वाहन माध्यम क्या होता है, तो वाहन माध्यम में दो चीजें आती हैं, सिरा और धमनी। तो उसके बारे में जान जाते हैं। वाहन माध्यम, देखिए इसमें दो आता है, एक होता है धमनी और दूसरा होता है सिरा। ठीक है, धमनी जो होता है वो शुद्ध रुधिर को स्थानांतरित करता है, जबकि यहाँ पे जो होती है अशुद्ध रुधिर होती है। क्या होती है, अशुद्ध रुधिर होता है। नेक्स्ट, धमनी जो होता है वो पतला होता है, जबकि अगर हम सिरा देखेंगे तो ये मोटा होता है। अब देखिए धमनी में जो होता है वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, जबकि अगर हम बात करते हैं सिराओं में तो वॉल्व होते हैं। वॉल्व मतलब होता है पट, ठीक है, वॉल्व मतलब पट मतलब दरवाजा, यानी कोई चीज रोकती है उसको। तो ये बस थोड़ा सा अंतर होता है किसमें, धमनी और सिरा में। तो यहाँ पे आपका जो है कि परिसंचरण भी कंप्लीट होता है। और अब बात करते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक की, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन। ठीक है, तो अभी तक हम लोग एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, क्या पढ़े थे हम लोग परिसंचरण में क्या पढ़े, हृदय पढ़े, हृदय की कार्यविधि को समझे। और अगर आप चाहे तो एक हृदय का अच्छा सा चित्र बना के भी समझ सकते हैं। मैंने एक जो है कि आपको आरेख बनाया है, ये बहुत इजी होता है, अगर आप इसको पेपर में बनाते हैं तो फुल मार्क्स मिलते हैं और समझ में भी आता है आपको भी और कॉपी चेक करने वाले को भी। ठीक है, अब दूसरा जो हम लोग पढ़े कि जो है कि परिसंचरण कितने पार्ट में है, तो हृदय, रुधिर कणिकाएं और रुधिर वाहन माध्यम, ये तीन चीजें उसमें आती हैं, जिसमें कि रुधिर कणिकाओं में मैंने बताया कि श्वेत, लाल और प्लेटलेट्स, इसके अलावा प्लाज्मा, इसके बारे में बताया। और वाहन माध्यम में दो होती हैं, धमनी और सिराएं। तो इतनी बातें हम परिसंचरण में समझ लिए। अब इसके अलावा जो पॉइंट आते हैं उसको हम बोलते हैं उत्सर्जन। तो लास्ट पॉइंट है, उसको ध्यान से समझिए। हाँ, तो देख लेते हैं हम लोग आगे किसके बारे में बता रहे थे हम। अब लास्ट जो है कि उत्सर्जन, किसके बारे में, उत्सर्जन। तो देखिए उत्सर्जन का मीनिंग पहले समझ लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं। उत्सर्जन का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ एकत्रित होते हैं उनका शरीर से बाहर आना ही उत्सर्जन होता है। तो उत्सर्जन के लिए उत्सर्जी अंग अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर हम बर्ड की बात करते हैं तो अलग होता है। अगर हम मतलब जैसे अगर हम लोग 9th क्लास देखे होंगे या 11th की बात कर लेते हैं, तो 11th और 9th में एक चैप्टर दिया गया था जिसको बोलते थे फाइलम। तो जब किंगडम पढ़ते थे, फाइलम पढ़ते थे, उसमें क्या पढ़ते थे हम लोग, जितने भी फाइलम होते थे उन सब में अलग अलग उत्सर्जी अंग मिलते थे। तो यहाँ पे हमको मानव में उत्सर्जी अंग पढ़ने हैं, जिसको किडनी बोला जाता है। और किडनी का जो एक हम लोग किडनी का जो एक यूनिट बोलते हैं, एक जो इकाई है वो क्या होता है, नेफ्रॉन। तो किडनी जो होता है, किडनी का ये स्ट्रक्चर होता है, ये सेम के बीज के आकार का होता है। ये जो होता है ये किडनी है, सेम के बीज के आकार का होता है, दो होते हैं, मतलब एक जोड़ी होता है, हल्का गुलाबी रंग का होता है। ये सारी बातें आपको पता होगी। ठीक है, तो ये किडनी होता है, इसका जो इकाई है, इकाई वो क्या है आपका, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछता है कि नेफ्रॉन की क्रियाविधि समझाइए। तो एक छोटा सा फिगर मैंने बनाया है नेफ्रॉन का, जिसको देख लेते हैं।
नेफ्रॉन में मैंने जो फिगर बनाया नेफ्रॉन का, उसमें देखिए ये जो दिख रहा है इसको बोमेन संपुट बोलते हैं। एक कटोरे जैसी संरचना दिख रही है जिसको हम लोग बोलते हैं बोमेन संपुट। इसमें दो, एक अभिवाही धमनी दिख रही है और दूसरा अपवाही धमनी दिख रही है। अपवाही धमनी को हम पृथक्करण सिरा कहते हैं और अभिवाही धमनी को हम लोग पृथक्करण धमनी कह सकते हैं, पृथक्करण धमनी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, और यहाँ से ये जो यू आकार का दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं हेनले लूप। इसमें पतली सी जो धमनियाँ होती हैं और सिराएं होती हैं इनको घेरे हुए रहती हैं। तो यहाँ जब यहाँ आते हैं तो ये थोड़ी सी इनसे दूर है तो इनको नाम दे दिया जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब इनका जो एक कार्य विधि है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक कोशिका गुच्छ, मतलब इसे जो है ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका गुच्छ। तो कोशिका गुच्छ कहते हैं इसे बोमेन संपुट से नलिकाकार संरचना, बोमेन संपुट कौन, ये, और वहां से नलिकाकार संरचना निकलती है। ये देखिए नलिकाकार संरचना निकलती है जो कुंडलित नलिका कहलाती है। क्या कहलाएगी, कुंडलित, क्योंकि ये मुड़ी हुई है, देखिए मुड़ने की वजह से इसको कुंडलित नलिका कहा जाता है। अब कुंडलित नलिका होती है, फिर ये हेनले लूप का निर्माण करती है। हेनले लूप जो यू आकार का दिख रहा है इसको हम लोग नाम दे दिए हेनले लूप। इसके द्वारा बनाई गई कुंडलित, जो इसके द्वारा कुंडली बनाई जा रही है, जो हेनले लूप बनाया जा रहा है इसके द्वारा जो कुंडलित बनाई जा रही है उसको हम लोग बोलते हैं DCT। क्या बोलते हैं, DCT। तो DCT जो वाहिनी में जाकर सीधे मिलती है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जाके सीधे मिल जाती है। तो ये DCT के जरिए ही आगे चल के हम लोग जब इसकी कार्यविधि में पढ़ते हैं तो ये कैसे छन के जो यूरिन या फिर मूत्र जो एकत्रित होता है कैसे छनता है उसकी क्रियाविधि देख लेते हैं। तो सबसे पहले वृक्क यानी धमनी, जो ऊपर का सिरा दिख रहा है आपको बोमेन कैप्सूल का, वहां पे ये देख रहे हैं यहाँ से जो है कि ब्लड जो होता है वो आपकी नेफ्रॉन का जो बोमेन संपुट है वहां आता है। वहां पे ढेर सारे ये जो ग्लोमेरुलस थ्रेड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस थ्रेड। थ्रेड मतलब धागे, धागे बोल सकते हैं हम लोग। तो ग्लोमेरुलस थ्रेड दिखते हैं जिनकी वजह से एक नेट की तरह संरचना बन जाता है, एक जाल की तरह बन जाता है। और इन अपवाही धमनी और अभिवाही धमनी से अगर अंदर आ रहा है तो अपवाही से बाहर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर एक बनता है और प्रेशर की वजह से यहाँ ब्लड छन के नीचे की तरफ आने लगता है, यानी बोमेन संपुट से फिल्टर होने लगता है, छनने लगता है और वो कहाँ पहुँच जाता है, कोशिका गुच्छ में। कोशिका गुच्छ मतलब ढेर सारा जहाँ पे ग्लोमेरुलस थ्रेड मिल रहा है। तो ग्लोमेरुलस यानी कोशिका गुच्छ से जब ये निस्पंदित हो जाता है तो ये कहाँ आता है, प्रारंभिक निस्पंदन इसको कहते हैं। यहाँ पे पहली बार छन रहा है जो रुधिर है तो इसको बोलते हैं प्रारंभिक निस्पंदन। प्रारंभिक निस्पंदन में क्या होता है, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और ये सारी चीजें छनती रहती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं, अवशोषित कर ली जाती हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो होता है कहाँ पहुंच जाता है, ये जो छन के जो फिल्ट्रेट यानी कि जो आपके पास छना हुआ पदार्थ है वो कहाँ छन के आता है, यहाँ पे आता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते थे, हेनले लूप। क्या नाम दिया था, हेनले लूप। तो हेनले लूप में जब ये आ जाता है तो हेनले लूप से फिर ये कहाँ पे जाता है, यहाँ DCT, और यहाँ पे दोबारा इसका अवशोषण होता है। मतलब इसमें जो बची कुची सोडियम और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो भी अवशोषित कर लिए जाते हैं। और अवशोषित करने के बाद ये फिर क्या होता है कि ये जो मूत्राशय होता है जिसको आप लोग बोलते हैं, तो एकत्रित होता है किस रूप में, मूत्र के रूप में, और बाद में वो मूत्र जो होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है किसका, उत्सर्जन का। तो ये आपका चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए पूरे चैप्टर से क्वेश्चन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आप तैयार कर लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाता है। पाचन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया समझाइए, समझाइए। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका श्वसन, श्वसन के प्रकार बताइए। तीसरा हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा परिसंचरण,
परिसंचरण की कार्यविधि बताइए। और लास्ट अगर क्वेश्चन देखें तो आपका चौथा क्वेश्चन बनता है कि नेफ्रॉन की संरचना चित्र के साथ समझाइए। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो और एक और क्वेश्चन जो होगा आपका पहले जो टॉपिक था तो वो था पोषण। पोषण से आप क्या समझते हैं? पोषण से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकार बताइए। ठीक है, अगर ये 5 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन करेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, आप आराम से कर लेंगे। तो कोशिश करिए 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और बाकी क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए चैनल को।